बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फार्मा डायरीज़ बाय हंसला। हम डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एसिटाइलकोलिन और बिथैनिकोल के बारे में डिस्कस किया था और हम इस लेक्चर में कार्बाकोल और पाइलोकार्पिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कौन सी एगोनिस्ट है? डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कार्बाकोल है। कार्बाकोल का दूसरा नाम कार्बामाइल कोलिन। ये एक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और ये क्वाटरनरी अमोनियम है। क्वाटरनरी अमोनियम बिल्कुल जैसा कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन और बिथैनिकोल भी क्वाटरनरी अमोनियम है। क्वाटरनरी अमाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता है। क्वाटरनरी अमाइन पोलर इन नेचर ड्रग्स होती हैं और वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती हैं, यानी कि वो मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट नहीं कर पाती और वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है, जो कि हमारे सीएनएस में प्रेजेंट होता है, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ब्रेन में कम से कम ये टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करती। तो कार्बाकोल भी एक क्वाटरनरी अमोनियम है, जैसा कि एसिटाइलकोलिन और बिथैनिकोल थी। हमने पढ़ा था कि एसिटाइलकोलिन मस्करीनिक और निकोटीनिक दोनों रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकती है, जबकि बिथैनिकोल सिर्फ और सिर्फ मस्करीनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है। आज हम जो इम्पॉर्टेंट ड्रग तीसरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कार्बाकोल, ये भी एक ऐसा एगोनिस्ट है, एक ऐसी ड्रग है जो मस्करीनिक रिसेप्टर के साथ भी बाइंड कर सकती है और निकोटीनिक एक्टिविटी भी शो करती है। निकोटीनिक रिसेप्टर्स के साथ भी ये बाइंड कर सकती है। हमें मस्करीनिक और निकोटीनिक रिसेप्टर्स की लोकेशन का पता है कि हमारी बॉडी या बॉडी ऑर्गन्स में कहाँ लोकेटेड होते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर्स और निकोटीनिक रिसेप्टर्स। मस्करीनिक रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो ये स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लैडर में पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ जीआईटी में पाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड निकोटीनिक रिसेप्टर्स की बात करें तो सीएनएस में ये लोकेटेड होते हैं, एड्रीनल मेडुला में लोकेटेड होते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में पाए जाते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास निकोटीनिक और मस्करीनिक रिसेप्टर्स की लोकेशन थी। अब अगर हम डिग्रेडेशन ऑफ कार्बाकोल की बात करें तो कार्बाकोल को डिग्रेड एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के ज़रिए नहीं किया जा सकता। ये एंजाइम एनेबल है कार्बाकोल को डिग्रेड करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये एंजाइम बिथैनिकोल को डिग्रेड या हाइड्रोलाइज नहीं करवा सकता था, इसी तरह कार्बाकोल की भी ये हाइड्रोलाइज या डिग्रेड नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? ड्यू टू एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बामिक एसिड। बट कुछ और ऐसे बायोट्रांसफॉर्म्ड हैं, कुछ और ऐसे इसको बायोट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कुछ और एस्ट्रेजेस के ज़रिए, यानी इसको डिग्रेड या हाइड्रोलाइज करवाया जा सकता है बाकी एंजाइम्स के ज़रिए। वजह क्या थी? कार्बाकोल को एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के ज़रिए क्यों नहीं डिग्रेड करवाया जा सकता? क्योंकि कार्बाकोल में एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बामिक एसिड होती है और कार्बामिक एसिड क्या है? कार्बामिक एसिड एक कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर है जो कि सप्रेस कर देता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को, जो कि इनहिबिट कर देता है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बाकोल की डिग्रेडेशन जो है वो कम होती है, जबकि अगर इसकी डिग्रेडेशन कम होगी, यानी कि इसने इतना जल्दी डिग्रेड नहीं होना, इसने इतना जल्दी टूटना नहीं है, तो जाहिर सी बात है बॉडी में इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो ज़्यादा होगा, कार्बाकोल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा। अगर टॉपिकल हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 8 आवर्स तक होता है और अगर इंट्राऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक ये इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। कार्बाकोल, जिसको हम कार्बामाइल कोलिन भी बोलते हैं, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस अगर हम देखें तो ये ड्रग मेजरली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जीआई सिस्टम यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर और आई के ऊपर इफ़ेक्ट अपना दे रही होती है ये ड्रग। बट अगर मेजर बात करें कि सबसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट कहाँ पे होता है तो वो आई पे होता है। गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी की वजह से कार्बाकोल का सीवीएस और जीआईटी के ऊपर एक प्रोफाउंड इफेक्ट ये शो कर रही होती है। किसकी वजह से? गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी की वजह से। लेकिन पहले जो है कार्बाकोल जो है ये स्टिमुलेट तो करवा देती है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद थोड़ी देर बाद इसको डिप्रेस भी करवा देती है। एडमिनिस्टर करने के बाद कार्बाकोल ड्रग या कार्बाकोल एगोनिस्ट सबसे पहले एसीवीएस या जीआईटी सिस्टम पे अपना इफेक्ट जो है वो स्टिमुलेट करवाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको डिप्रेस या इसको इनहिबिट करवा देती है। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी क्या होती है,
तो गैंग्लियन या गैंग्लियोनिक स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी एक फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है जो कि तब होता है जब गैंग्लिया या क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स स्टिमुलेट होते हैं। गैंग्लिया एक क्रूशियल रोल प्ले करता है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और रेगुलेट करवाता है वेरियस बॉडीली फंक्शंस। गैंग्लियोनिक स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी अकर्स व्हेन सब्सटेंस और एजेंट्स स्टिमुलेट करवाता है किसको, गैंग्लिया को, जिससे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बढ़ जाते हैं और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस पे ये अफेक्ट कर रहा होता है। अगर इफेक्ट की बात करें, गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी क्या इफेक्ट दे रही होती है, तो गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी हार्ट रेट को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, स्वेटिंग और स्लाइवेशन को बढ़ा रही होती है, मसल टोन और उनकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही होती है और जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा रही होती है। तो इस वजह से गैंग्लियन जो है या गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी की वजह से कार्बाकोल एक प्रोफाउंड यानी कि गहरा इफेक्ट दे रही होती है सीएस, सीवीएस और जीआईटी पे। अब अगर हम बात करें वो कौन से एगनिस्ट हैं, वो कौन सी ड्रग्स हैं जो एग्जिबिट करती हैं गैंग्लियोनिक स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी को, तो हमारे पास एक तो कार्बाकोल है, कार्बाकोल के साथ साथ हमारे पास एसिटाइल कोलिन, निकोटीन और पाइलोकार्पिन, ये भी वो ड्रग्स हैं, वो एगोनिस्ट हैं जो कि एक्सिबिट करवा रही होती हैं गैंग्लियोनिक स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी को। अगर हम दोबारा देखें कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स में हमारे पास जो कार्बाकोल का इफेक्ट सीवीएस या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर है वो ये है कि कार्बाकोल प्रोफाउंड इफेक्ट शो करवा रहा होता है कहाँ पे, सीवीएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर। किसकी वजह से, गैंग्लियन स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी की वजह से। सबसे पहले तो ये क्या करता है कि इसको स्टिमुलेट करवा देता है सीवीएस या जीआई सिस्टम में, उसके फौरन बाद उसको इनहिबिट करवा रहा होता है। अब ये करता क्या है, इट कैन कॉज रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन। ये किसको रिलीज करवाता है, एपिनेफ्रिन को, कहाँ से, एड्रिनल मेडुला से, क्योंकि निकोटिनिक एक्शन की वजह से। किसकी वजह से, निकोटिनिक एक्शन की वजह से एपिनेफ्रिन की रिलीज को एड्रिनल मेडुला से ये करवा रहा होता है, रिलीज करवा रहा होता है। बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होने की वजह से या कार्बाकोल की हाई पोटेंसी होने की वजह से हम कार्बाकोल को यूज़ नहीं करवा रहे होते सीवीएस या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ में। सीवीएस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कार्बाकोल के बाद जो हमारे पास जो एक्चुअली जो एक मेजर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दे रहा होता है कार्बाकोल, वो दे रहा होता है आई के ऊपर। हम सब जानते हैं कि कार्बाकोल डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। कार्बाकोल क्या करती है, मिमिक करती है या इन्हेंस करती है इफेक्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन। जाहिर सी बात है ये एक डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और हमारे पास जो नेचुरली अक्रिंग एसिटाइल कोलिन है उसकी जगह पे उन जिन रिसेप्टर के साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड करता था, मस्करिनिक या निकोटिनिक, उन्हीं के साथ ये ड्रग जाके बाइंड कर रही होती है। तो ये ऐसी बेसिकली तो ये एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को मिमिक करवा रही होती है। तो हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन इफेक्ट आई के ऊपर एसिटाइल कोलिन का क्या इफेक्ट है। एसिटाइल कोलिन जो है वो सिलरी मसल्स ऑफ द आई को स्टिमुलेट करवाता था, प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता था, मायोसिस कॉज करवाता था। तो यही सेम इफेक्ट जो कि एसिटाइल कोलिन के थे वही सेम काम क्या करवाएगी, कार्बाकोल भी करवाएगी। तो कार्बाकोल ह्यूमन आई में जाके या किसी भी आई में जाके वो क्या करवाएगी, मिमिक करवाएगी, इन्हेंस करवाएगी एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को। सो कार्बाकोल क्या करेगी, सिलरी मसल्स ऑफ द आई को स्टिमुलेट करवाएगी, प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी, मायोसिस कॉज करवाएगी। ये सारे थे आई के ऊपर इसके इफेक्ट और मेजर जो है वो इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आई के कंसिडर किए जाते हैं। और हम इसको बहुत ज़्यादा इस ड्रग को यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर हम करें भी तो ऑप्थेल्मिक यूज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं, ना कि हम सीवीएस या जीआईटी सिस्टम के लिए इसको यूज़ करें। उसकी वजह ये है कि ये बहुत हाई पोटेंट ड्रग है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स वहाँ पे ज़्यादा हो सकते हैं। और मेजर रीज़न ये है कि इस ड्रग ने जाके उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करना है, मस्करिनिक के साथ भी बाइंड करना है और निकोटिनिक के साथ भी। ये दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने की वजह से क्योंकि ये दोनों रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ऑर्गन्स में बहुत जगह पे फैले हुए हैं,
स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे जाके ये कोई टॉक्सिसिटी या कोई साइड इफ़ेक्ट ना कॉज कर दें। इस वजह से हम इस ड्रग को बहुत कम यूज़ करवाते हैं। एसिटाइलकोलिन का तो ये है ना कि एसिटाइलकोलिन को तो हम यूज़ करवाते ही नहीं हैं। एसिटाइलकोलिन एक तो हमारी बॉडी में भी बन रहा होता है, लेकिन हमारी बॉडी में जब बनता है तो उसको और वो जाके एसिटाइलकोलिन जाके डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट कॉज कर रहा होता था। और इसी तरह कार्बाकोल, क्योंकि ये भी इसके भी रिसेप्टर्स जो है मस्क्रीनिक और निकोटीनिक हैं, जो कि हमारी बॉडी में बहुत जगह पे मौजूद होते हैं, तो ये भी एक डिफ्यूज़ इफ़ेक्ट कॉज कर रही होती है, जिसकी वजह से हम कार्बाकोल को यूज़ बहुत कम करवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूज़ नहीं करवाते, हम उसको यूज़ बहुत कम है। मेजर जो हमारे पास थेराप्यूटिकली या क्लिनिकली हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, वो दो ही हैं। एक है पाइलोकार्पिन और दूसरी है बिथैनिकोल। सबसे ज़्यादा इन्हीं दो का यूज़ किया जाता है। बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कार्बाकोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें इसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है। अब अगर थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है, इसको अगर टॉपिकल एडमिनिस्टर करवाया जाए आई में, तो इंट्राकुलर यूज़ इसका है। इंट्राकुलर यूज़ है मतलब कि ये क्या कर रही है, प्रोवाइड्स मायोसिस फॉर आई सर्जरी। उन पेशेंट जिनकी आई सर्जरी होती है, उन पेशेंट में मायोसिस प्रोवाइड करती है। ये एक इसका इंट्राकुलर यूज़ है इस ड्रग का। उसके बाद क्या करती है, लोअर इंट्राकुलर प्रेशर इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकामा। ग्लाउकामा एक कंडीशन है, एक आई डिजीज आप इसको कह लें। ग्लाउकोमा हम अगर बात करें तो इसको काला मोतिया बोलते हैं। तो ग्लाउकोमा पेशेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, इंट्राकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है। तो इस इंट्राकुलर प्रेशर को कम करने के लिए हम कार्बाकोल दे रहे होते हैं। बट कार्बाकोल इज रेयरली यूज्ड इज ड्यू टू इट्स हाइपोटेंसी। हमने पहले बात की इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, मैं ये बात कर रहा था कि कार्बाकोल को हम बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये हाई पोटेंट ड्रग है। हमने हाई पोटेंट ड्रग जो है वो इंशाल्लाह जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा पोटेंसी क्या होती है। तो हमें आप लोग ये याद रखो कि कार्बाकोल बहुत कम यूज़ होती है। उसकी वजूहात क्या हैं कि वो एक तो हाई पोटेंट ड्रग है और दूसरी वो नॉन सिलेक्टिव ड्रग है, नॉन सिलेक्टिव एगोनिस्ट है। नॉन सिलेक्टिव क्यों है? जाहिर सी बात है, हम तब सिलेक्टिव कह सकते हैं जब किसी एक रिसेप्टर के साथ बाइंड करती, लेकिन ये कार्बाकोल तो मस्क्रीनिक के साथ भी बाइंड कर रही है और निकोटीनिक के साथ भी बाइंड कर रही है और डिफ्यूज इफेक्ट दे रही है, जिसकी वजह से इसको हम नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी में लिखेंगे। रिलेटिवली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जाहिर सी बात है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग है। उसकी वजह यह है कि ये डिग्रेड इतना जल्दी नहीं हो पाती। इसका डिग्रेडेशन जो है वो स्लो है, क्योंकि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है और बाकी कुछ एंजाइम के ज़रिए तो ये कुछ एस्ट्रेजेस के ज़रिए ये डिग्रेड होती है, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा है और इसके डिग्रेडेशन टाइम जो है वो कम है। अब अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्योंकि इसका ऑप्थेल्मिक यूज़ है, ऑप्थेल्मिक यूज़ भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि कम हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं, तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी ना होने के बराबर या बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टेमिक पेनिट्रेशन। एक तो इसकी एडवर्स इफेक्ट इसलिए भी कम है तो क्योंकि हम इसको टॉपिकल एडमिनिस्टर करवा रहे होते हैं और इसकी सिस्टेमिक पेनिट्रेशन नहीं हो पाती, तो इस वजह से भी इसके एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें, अगर हम इस ड्रग को नहीं यूज़ करवा रहे, लेकिन बिलफर्ज अगर किसी पेशेंट को यूज़ करवानी भी पड़ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये हम उन पेशेंट को तो हरगिज़ भी नहीं देंगे जो पेशेंट एस्थमिक होंगे या जो पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ जिनको होगी या जिनको पेप्टिक अल्सर होगा। स्वेयर ब्रेडिकार्डिया या हाइपरटेंशन के जो पेशेंट हैं उनको तो हम किसी सूरत भी ये ड्रग नहीं देंगे, ये उनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। Another important direct acting cholinergic agonist is pilocarpine। ना सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रग इम्पॉर्टेंट है, बल्कि क्लिनिकली भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बिथैनिकोल की तरह।
पाइलोकार्पिन भी आपको पता है कि डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है और ये कहाँ से ली जाती है जी? ये प्लांट एल्कलाइड्स होते हैं। प्लांट अल्कलाइड्स जो कि जिनमें नाइट्रोजनस ग्रुप प्रेजेंट होता है उनको हम अल्कलाइड बोलते हैं। तो पाइलोकार्पिन क्या है? एक प्लांट एल्कलाइड है और ये टर्शरी अमाइन है। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे क्वाटरनरी अमाइन के बारे में। एसिटाइलकोलिन भी क्वाटरनरी अमाइन थी, बिथैनिकोल भी क्वाटरनरी अमाइन थी और हमारे पास थर्ड जो थी कार्बाकोल वो भी क्वाटरनरी अमाइन थी, यानी कि वो तीनों के तीनों ड्रग्स ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं कर पाती थीं। वो तीनों की तीनों ड्रग्स मेम्ब्रेन को इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाती थीं, बल्कि कर ही नहीं पाती थीं क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती थीं और वो पोलर इन नेचर होती थीं। जबकि ये ड्रग जो है वो टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन का मतलब ये है कि वो नॉन पोलर इन नेचर हैं, लाइपोफिलिक हैं। लाइपोफिलिक हैं यानी कि वो मेम्ब्रेन को इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो अगर टर्शरी अमाइन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती हैं, लिहाजा टर्शरी अमाइन इंटर भी हो सकती हैं सीएनएस में और सीएनएस में जाके वो एडवर्स इफेक्ट सीएनएस के ऊपर भी कॉज कर सकती हैं, टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती हैं। चांसेस हैं कि वो ब्रेन में जाकर सीएनएस में जाकर टॉक्सिसिटी भी कॉज कर लें। तो पाइलोकार्पिन हमारे पास क्या है? टर्शरी अमाइन है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है और जाके सीएनएस में भी टॉक्सिक इफेक्ट कॉज कर सकती है। तो इस बात को आपने याद रखना है। पाइलोकार्पिन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ बाइंड करती है मस्करीनिक रिसेप्टर के साथ, जैसा कि बिथैनिकोल बाइंड करती है सिर्फ और सिर्फ मस्करीनिक रिसेप्टर्स के साथ। पाइलोकार्पिन की बात करें तो ये हाइड्रोलाइज और डिग्रेड हो सकती है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के जरिए, जबकि हमारे पास बिथैनिकोल और कार्बाकोल ये दो ड्रग्स एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के जरिए हाइड्रोलाइज या डिग्रेड नहीं हो पाती थी, बल्कि कुछ और एस्ट्रेजेस इनको आके हाइड्रोलाइज या डिग्रेड करवाते थे। बट पाइलोकार्पिन जैसा कि एसिटाइलकोलिन डिग्रेड हो जाता है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के जरिए, इसी तरह पाइलोकार्पिन भी डिग्रेड हो जाती है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के जरिए। थेराप्यूटिकली और क्लिनिकली मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल ड्रग है, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बिथैनिकोल को यूज़ किया जाता है। तो बिथैनिकोल और पाइलोकार्पिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं थेराप्यूटिकली। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें पाइलोकार्पिन के, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में इनका आईक्यू पर इफेक्ट है। पाइलोकार्पिन का आईक्यू पर इफेक्ट है अप्लाइड टॉपिकली टू द आई। क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन करवा रही होती है सिलरी मसल्स की, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है सिलरी मसल्स की, जिसकी वजह से स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन होता है। स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन क्या है? एक कंडीशन है जिसमें सिलरी मसल जो है वो एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन करवाती है सिलियरी मसल्स की और इतना करवाती है कि स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन होने लग जाता है। और स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन उस कंडीशन को बोलते हैं जब सिलरी मसल जो है वो एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएं। उसके बाद दूसरा ये क्या करती है? प्यूपिल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करवाती है, प्यूपिल की भी कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? मायोसिस प्रोड्यूस होता है। तो आई पे इसका क्या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है? ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है कि ये रैपिड मायोसिस प्रोड्यूस करवाती है ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल एंड द स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन करवाती है। किसकी वजह से? सिलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसके अलावा पाइलोकार्पिन मोस्ट पोटेंट स्टिमुलेटर्स ऑफ सिक्रीशन है और ये स्वेट, टीयर्स और स्लाइवा की सिक्रीशन करवाता है, बट दिस इफेक्ट इज लिमिटेड ड्यू टू इट्स लैक ऑफ सिलेक्टिविटी, क्योंकि ये एक सिलेक्टिव ड्रग है, सिर्फ और सिर्फ मस्करीनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। तो इसकी वजह से इसकी ये सिक्रीशन करवाती तो है, स्वेट ग्लैंड्स स्वेटिंग भी करवाती है, टीयर्स की भी सिक्रीशन करवाती है, स्लाइवा की भी सिक्रीशन करवाती है, लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक। बट इसका जो मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो आई के ऊपर है। प्राइमरीली इसको ऑप्थेल्मोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है। जी हाँ, तो इसके अगर थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो पाइलोकार्पिन प्राइमरी यूज़ की जाती है ऑप्थेल्मोलॉजी में। पाइलोकार्पिन को हम यूज़ क्यों करते हैं? ताकि ग्लाउकोमा को ट्रीट करवाया जा सके। ग्लाउकोमा क्या है? काला मोतिया है, एक आई डिजीज है। ग्लाउकोमा आइदर ओपन एंगल ग्लाउकोमा भी हो सकता है और क्लोज एंगल भी ग्लाउकोमा हो सकता है। ये दो टाइप्स हैं ग्लाउकोमा की। तो इन दोनों में जो है वो हम इसके ट्रीटमेंट के लिए हम पाइलोकार्पिन यूज़ कर रहे होते हैं, यूज टू ट्रीट ग्लाउकोमा। अब ये ग्लाउकोमा में करती क्या होगी? आप लोगों को पता है कि ग्लाउकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए हम पाइलोकार्पिन को यूज़ करते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास एक टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है जिसका नाम है डोरज़ोलामाइड। डोरज़ोलामाइड और बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर जिसका नाम है टिमोलोल। डोरज़ोलामाइड और टिमोलोल ये दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है ग्लाउकोमा के लिए। ये दो ड्रग्स डोरज़ोलामाइड और टिमोलोल ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग्स हैं ग्लाउकोमा काला मोतिया की ट्रीटमेंट के लिए, जो कि हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम इन दो ड्रग्स को डोरज़ोलामाइड और टिमोलोल को हम इमरजेंसी लोवरिंग ऑफ इंट्राओकुलर प्रेशर के केस में नहीं यूज़ कर सकते। तो अगर तो हमें कोई ड्रग यूज़ करनी है किस इमरजेंसी कंडीशन में हम इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करना चाहते हैं, तो तब कौन सी ड्रग यूज़ होगी? पिलोकार्पिन। वैसे तो ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट के लिए ये दो ड्रग्स यूज़ होती है, जो कि एक टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है जबकि दूसरी बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स है। इन दोनों को हम यूज़ करते हैं ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर हम इमरजेंसी सिचुएशन में इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करना चाहते हैं तो फिर हम किसका यूज़ करेंगे? पाइलोकार्पिन का सॉरी। अब एक पेशेंट है जिनको ज़ीरोस्टोमिया है। ज़ीरोस्टोमिया बोलते हैं ड्राईनेस ऑफ माउथ को, या किसी पेशेंट को जॉन्डिस सिंड्रोम है। वो कंडीशन होती है जिसमें स्किन और आईज हमारी जो है वो येलो होने लग जाती हैं। या कोई ऐसा पेशेंट है जिसका कोई रेडिएशन ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे पेशेंट में क्या हो जाता है कि ड्राइनेस हो जाती है, उनकी आईज में ड्राइनेस हो जाती है, माउथ में हो जाती है, या हम बात करें तो बॉडी में हो जाती है। तो इस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए हम पाइलोकार्पिन का यूज़ करते हैं या सेविमिलीन का यूज़ करते हैं। सेविमिलीन भी एक प्लांट अल्कलॉइड्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ड्राइनेस ऑफ माउथ को ख़त्म करने के लिए, ड्राइनेस ऑफ आइज़ को ख़त्म करने के लिए। अब ये पाइलोकार्पिन क्या करती हैं? ये पाइलोकार्पिन हमने इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन में पढ़ा था कि ये इंक्रीज़ करती हैं स्वेटिंग को, इंक्रीज़ करती हैं सलाइवेशन को, इंक्रीज़ करती हैं टीयर्स को। तो अब जो पेशेंट है जिसको ज़ीरोस्टोमिया है, यानी कि उसका माउथ ड्राई हो चुका है, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ में हम अगर ये पाइलोकार्पिन यूज़ करेंगे तो ये सलाइवा की सिक्रीशन बढ़ा देगी। जब सलाइवा की सिक्रीशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ड्राइनेस ऑफ माउथ ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जॉन्डिस सिंड्रोम की बात करें जिसमें हमारी आइज़ का कलर जो है वो येलो हो जाता है, तो इसमें भी ड्राइनेस ऑफ आइज़ भी हो जाती है। तो इसमें भी अगर हम यूज़ करें पाइलोकार्पिन को तो वो टीयर्स को, हमारे आंसुओं को बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से आई की ड्राइनेस भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारी आई भी ड्राई नहीं रहेंगी। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो पाइलोकार्पिन जिसका जो मेजर यूज़ ही आई के ऊपर है ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए, ऑप्थेल्मिक पेशेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके एडवर्स एरियाज भी ज़ाहिर सी बात है आई के ऊपर ही होंगे। तो आई के ऊपर जाके ये क्या करती है, ब्लड विजन, आई में क्या कर देती है, ब्लड विजन एक तो हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। और आपको पता है अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाए, यानी कि हम अगर ओवरडोज ले लेते हैं पाइलोकार्पिन की, तो ये क्या कर देती है, एग्जेजरेशन करवा देती है किसकी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एग्जेजरेशन करवा देगी। हमें पता है कि पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में क्या होता है, स्लाइवेशन इंक्रीज हो जाती है, स्वेटिंग इंक्रीज होने लगती है, फ्लशिंग इंक्रीज होती है, हार्ट रेट हमारा डाउन हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ जाती है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये ड्रग हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रग एसिटाइलकोलिन जैसा कि न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है। तो ये एसिटाइलकोलिन की जगह पे काम कर रही है, तो ये वो सारे काम करेगी जो कर सकती है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के होते हैं। अब इसको अगर हाई डोज में हम दे देंगे या इसकी पॉइजनिंग हो जाएगी तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की कंडीशन कॉज कर देगी, और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन एक रेस्ट की कंडीशन होती है। रेस्ट की कंडीशन में हमारी जीआईटी, रेस्ट की कंडीशन पे हमारी जीआईटी जो है उसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा होता है और हमारे हार्ट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हो रहा होता है, और नेगेटिव इफेक्ट होने की वजह से हमारे हार्ट के ऊपर जो हार्ट रेट है वो कम कर सकती है, यानी कि ब्रैडीकार्डिया का भी ये बायस बन सकती है। तो एडवर्स इफेक्ट ये है कि हार्ट के ऊपर ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, हार्ट रेट कम हो सकता है, कार्डियक आउटपुट कम हो सकती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में कमी आ सकती है अगर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करवाया जाए पाइलोकार्पिन का।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो वो पेशेंट जिनको अस्थमा है, वो पेशेंट जिनको कोई लंग की डिज़ीज़ है, वो पेशेंट जिनको कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है, तो उनमें हम कार्बाकोल को उनमें हम पाइलोकार्पिन को यूज़ नहीं करवाते। बिल्कुल इसके तकरीबन वही कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो कि कार्बाकोल्स की नहीं, आप उनको देख सकते हैं। तो ये था हमारा पाइलोकार्पिन और कार्बाकोल का ये लेक्चर, जिसमें हमने इन दोनों ड्रग्स के मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, थेरेप्यूटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में हमने यूज़ किया। हमने कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात की। ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट थी और ये इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पाइलोकार्पिन जो है वो थेरेप्यूटिकली या क्लिनिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है। हमारा डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का टॉपिक कंप्लीट हुआ जाता है। ये ऑलमोस्ट पार्ट 5 है जिसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इन सब को समझने के लिए आप अगर पार्ट 1 सुनेंगे जिसमें क्लासिफिकेशन की गई है, उसके बाद पार्ट 2 एक सीक्वेंस में चलेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी, अंडरस्टैंड करने में आपके लिए आसानी होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।